ओके मैम, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे। जो अभी तक हमने पैटर्न देखा है कैपजेमिनी का, उसमें ग्राफ थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछे गए हैं। तो सबसे पहले कि ग्राफ थ्योरी होता क्या है, ग्राफ क्या होता है। तो हमारे टॉपिक्स हैं: व्हाट इज ग्राफ, टर्मिनोलॉजी फॉर ग्राफ, सम स्पेशल केसेस ऑफ ग्राफ, सब ग्राफ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, आइसोमॉर्फिक एंड प्लेनर ग्राफ, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और साथ में कुछ एमसीक्यूज लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक है ग्राफ, कि ग्राफ हमारा क्या होता है। जैसे अभी तक आप लोगों ने ट्री देखा है, ट्री क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस, नोड्स एंड एजेस। जैसे कि हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, नोड्स के लिए हमने यूज किया वी, एजेस के लिए हमने यूज किया ई। सिमिलर वे में ग्राफ भी आपका वही रिप्रेजेंट करता है। वी सेट की ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया है जी से, जिसके अंदर है हमारे पास वी for nodes or vertices and E for edges. Vertices for V and E for edges. For an example, कि हमारे पास एक नोड है A, दूसरा नोड है B, थर्ड नोड है C। इस तरीके से हमारे पास ये एजेस है। अभी तक आपने जब बोला था तो इसको ट्री बोला था, क्योंकि नोड्स भी है और एजेस भी हैं। लेकिन ये ट्री भी है, इस टाइम पर ये ट्री भी है और ग्राफ भी है। लेकिन अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे आ जाती है तो ये ट्री नहीं है, बट ये ग्राफ है। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या है। कि ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस विथ साइकिल, देयर मे बी अ क्लोज लूप इन द ग्राफ। आई थिंक ये क्लियर होगा कि व्हाट इज ग्राफ। नाउ ग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं एजेस के। सबसे पहला टाइप होता है डायरेक्टेड और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस। सपोज हमारे पास एक नोड है ए, दूसरा नोड है बी। हम यहाँ डायरेक्टेड और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो हमारी एज रहेगी जिसमें रहेगी डायरेक्शन। इस तरीके से डायरेक्शन अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास रहेगी, एज का नाम रहेगा डायरेक्टेड एज। ये हो जाएगी हमारे पास डायरेक्टेड एज। नेक्स्ट आती है आपके पास अनडायरेक्टेड और अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस। हमारे पास एक वर्टिस है बी, दूसरा वर्टिस है, एक है ए, दूसरा वर्टिस है बी। दोनों के बीच में अगर कोई डायरेक्शन नहीं है और एज प्रेजेंट है तो ये रहेगी आपकी अनडायरेक्टेड एज। इसको हम बोलेंगे अनडायरेक्टेड एज। थर्ड आता है आपका लूप। एक नोड है ए, दूसरा नोड है बी। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में एक एज प्रेजेंट है, हमने इसको बोला है अनडायरेक्टेड एज। अगर नोड के ऊपर सेल्फ से ही एक कोई एज जा रही है तो हम इसको बोलेंगे लूप। यहाँ पर लूप इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। डायरेक्टेड लूप भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड लूप भी हो सकता है। लास्ट वन है हमारे पास मल्टीपल एजेस। मल्टीपल एजेस का मतलब है हमारे पास अगर दो वर्टिसेस है ए और बी, और इनके बीच में एक से ज्यादा अगर एज प्रेजेंट है, दो वर्टिसेस के बीच में एक से ज्यादा अगर एज प्रेजेंट है, तो हमने इसको बोला है मल्टीपल एजेस। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पोस्ट करो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, it's clear, you can proceed. ओके मैम, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ टाइप। हमारे पास जो ग्राफ्स हैं उसके कुछ बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या कहता है? सिंपल और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये क्या कहता है कि आपके पास वर्टिसेस रहेंगे। सपोज हमारे पास एक वर्टेक्स है यू, एक है वी, थर्ड है हमारे पास डब्ल्यू। इसके बीच में अगर अनडायरेक्टेड एजेस प्रेजेंट हैं विदाउट एनी लूप और मल्टीपल एजेस, तो ये हमारा रहेगा सिंपल और अनडायरेक्टेड ग्राफ। नो लूप्स एंड मल्टीपल एजेस अगर हैं तो ये हमारा रहेगा सिंपल और अनडायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ क्या कहता है? आपके पास नोड्स है सपोज यू, वी एंड डब्ल्यू। तो मल्टीग्राफ क्या बोलेगा कि आपके पास एजेस प्रेजेंट है जो कि अनडायरेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर मल्टी अगर लग गया है तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा एज भी प्रेजेंट हो सकती है दो नोड्स के बीच में, लेकिन नो लूप्स।
यहाँ पर भी सेल्फ लूप नहीं रहेगा, तो ये मल्टीग्राफ होगा। थर्ड वन आता है आपका सूडोग्राफ। सूडोग्राफ क्या कहता है कि हमारे पास सपोज अगेन यू, वी एंड डब्ल्यू तीन हमारे पास नोड्स हैं जिसके बीच में अनडायरेक्टेड एजेस प्रेजेंट है। ये हो गया सिंपल ग्राफ यहां तक। अगर हमने एक से ज्यादा एज प्रेजेंट करा दी है तो हमारा हो गया ये मल्टीग्राफ, और अगर हमने साथ में लूप भी प्रेजेंट करा दिया तो ये हो गया हमारा सूडोग्राफ। लूप्स एंड मल्टीपल एजेस आर अलाउड, तो ये हो जाएगा हमारा सूडोग्राफ। लास्ट आता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या कहता है, जैसे कि हमारे पास डायरेक्टेड एजेस थी कि हमारे पास तीन नोड्स हैं यू, वी एंड डब्ल्यू, उनके बीच में आपस में कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ एजेस, और वो एजेस हैं डायरेक्टेड एजेस जहां पे डायरेक्शन गिवन है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अगेन डायरेक्टेड ग्राफ में, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस प्रेजेंट नहीं होती हैं, ना ही कोई सेल्फ लूप प्रेजेंट होता है। अगर इस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल एजेस प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे मल्टी डायरेक्टेड ग्राफ। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। Ma'am, no doubts received yet. You can proceed. Okay. तो स्टूडेंट्स आपके सामने भी एक क्वेश्चन है, 60 सेकंड का टाइमर रहेगा, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है, तो ये ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। Write your answers A, B, C, D in the chat box. The answer is fluctuating between B and C, but most of the students said C. Okay. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देखो सिंपल ग्राफ की अगर हमने बात की थी, कोई भी मल्टीपल एजेस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये हो गया आपका सिंपल ग्राफ। अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें, यहाँ पर मल्टीपल एजेस प्रेजेंट हैं और लूप भी प्रेजेंट है, जब दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं तो इसको हम बोलते हैं सूडोग्राफ। और अगर हमारे पास डायरेक्शंस आ जाती हैं, जैसे हमने यहाँ देखा डायरेक्शन गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। आई थिंक किसी को डाउट होगा नहीं, अगर है तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ टर्मिनोलॉजी। हमारे पास अगर हम बेसिक देखा जाए तो हमारे पास टू टाइप्स के ग्राफ है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड में क्या होगा, आपके पास डायरेक्शन गिवन होगी, अनडायरेक्टेड में क्या होगा, आपके पास डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है कुछ। अगर हमारे पास नोड है यू एंड वी, यू एक नोड है, वी एक नोड है, ठीक, अगर इनके बीच में कोई एक एज प्रेजेंट है तो बोथ ऑफ दीज नोड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट नोड। अगर हमारे पास दो नोड हैं यू एंड वी और उनके बीच में कोई भी एज अगर प्रेजेंट है, देन बोथ ऑफ दीज नोड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट नोड्स। सेकेंड आता है हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टेक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ई जी और ब्रैकेट में नोड का नेम जिसकी हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक ग्राफ गिवन है यू वी डब्ल्यू एंड जेड, जिसके बीच में हमारे पास डायरेक्शंस गिवन है, ये इस तरीके से हमारे पास डायरेक्शन गिवन है। तो हमें निकालनी है अगर डिग्री ऑफ यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यू नोड पर जितनी भी एजेस कनेक्टेड होंगी वो उसकी डिग्री बताएगी। यू नोड पर 3 एजेस कनेक्टेड हैं तो इस नोड की डिग्री हो गई 3। अगर हम डिग्री ऑफ वी कैलकुलेट करेंगे तो इस नोड की डिग्री हो जाएगी 2।
अगर हम डिग्री ऑफ W कैलकुलेट करेंगे तो इस नोड की डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि एक ही एज कनेक्टेड है। अगर हम पेंडेंट वर्टेक्स की बात करते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री होती है 1। यहां पर W एक ऐसा नोड है, W एक ऐसा नोड है जिसकी डिग्री है 1, तो इसको हम बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। नेक्स्ट है आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या कहता है, अगर कोई नोड तो प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है, UV W हमारे पास 3 नोड है, नोड प्रेजेंट है लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, जिसकी डिग्री है 0, तो उस नोड को हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक ये ग्राफ गिवन है, U की डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, डिग्री ऑफ U इक्वल्स टू 2, डिग्री ऑफ V इक्वल्स टू 1, डिग्री ऑफ W इक्वल्स टू 1 एंड डिग्री ऑफ K इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स K हो गया हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स, W हो गया हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स, U एंड V की डिग्री है हमारे, U की डिग्री है हमारे पास 2 एंड डिग्री ऑफ 1 है V, तो इसलिए डिग्री ऑफ 1 है V की, तो ये हो गया हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स। आई थिंक ये क्लियर होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। अगेन जैसे अभी हमने देखा था कि कोई भी दो नोड अगर है हमारे पास U और V और उनके बीच में अगर एज प्रेजेंट है तो ये एडजेसेंट होते हैं आपस में। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, कोई डायरेक्शन अगर गिवन है U इज एडजेसेंट टू V, अगर इस तरीके से जारी है नोड और V इज एडजेसेंट फ्रॉम U, उस केस में U हो जाएगा आपका इनिशियल वर्टेक्स एंड आपका V हो जाएगा टर्मिनल वर्टेक्स। अब यहां पर डिग्री की बात अगर हम करते हैं डायरेक्शन में, तो दो तरीके की डिग्री होती है, फाइनल डिग्री होती है, कंप्लीट डिग्री होती है। डिग्री ऑफ ग्राफ G, अगर ये ग्राफ है G तो डिग्री ऑफ ग्राफ G होगा इन डिग्री, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री, और यहां पर देखो माइनस लगा हुआ है, डिग्री ऑफ माइनस प्लस डिग्री ऑफ आउट डिग्री ऑफ U प्लस डिग्री ऑफ इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स V प्लस डिग्री ऑफ आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स V। हमारे पास किसी भी ग्राफ में अगर हमें डिग्री निकालनी होगी तो जितने हमें नोड्स गिवन होंगे सभी नोड्स की इन डिग्री हमें कैलकुलेट करनी होगी एंड आउट डिग्री कैलकुलेट करनी होगी और सबका एडिशन निकालना होगा, वो आपका डिफाइन करेगा डिग्री ऑफ अ ग्राफ। अब देखते हैं कि इन डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउट डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन डिग्री के लिए हमारे पास है, इन का मतलब है इनकमिंग, तो अगर हम इस दो वर्टेक्स हमारे पास U एंड V और एक एज गिवन है इस तरीके से, तो इन डिग्री ऑफ U क्या होगी, इसके पास जितनी भी इनकमिंग एजेस रहेंगी वो इसकी इन डिग्री बताएगी। यहां पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है तो ये हो जाएगा 0। बट अगर हम एक और नोड ऐड कर देते हैं C और यहां से एक लाइन ऐसे ऐड कर देते हैं, उस केस में, इस वाले केस में डिग्री ऑफ इन डिग्री ऑफ U हो जाएगी 1। यहां पर अगर हम आउट डिग्री की बात करते हैं, आउट मतलब आउटगोइंग एजेस, अगर हमारे पास U एंड V दो वर्टेक्स हैं और हमें निकालना है आउट डिग्री ऑफ U, उस केस में यहां पर क्योंकि एक ही आउटगोइंग एज है तो यहां पर हो जाएगा ये 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्टेड ग्राफ में नोट करने के लिए कि अगर हमारे पास एक नोड है A और उसमें सेल्फ लूप है, उस केस में हम क्या करेंगे। सेल्फ में देखो आउटगोइंग भी है इनकमिंग भी है, इन भी है एंड आउट भी प्रेजेंट है, तो उस केस में इन भी +1 रहेगा और आउट भी +1 रहेगा। अगर हमारे पास नोड है और कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, उस केस में डिग्री रहेगी हमेशा 2, क्योंकि आ भी रहा है और ये जा भी रहा है, इसलिए डिग्री रहेगी इस केस में 2। टर्मिनोलॉजी में अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। मैम इट्स क्लियर, यू कैन प्रोसीड। सो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगेन मैम स्टूडेंट आस्क्ड फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास एक नोड U, तो इस U नोड की डिग्री इन डिग्री हो जाएगी क्या और आउट डिग्री क्या हो जाएगी।
अगर हम आउट डिग्री की बात करेंगे, ये आउट डिग्री है, आउट डिग्री की बात करेंगे ये हो जाएगा 2, इन डिग्री की बात अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहां पर भी अगर हम इन डिग्री की बात करेंगे तो यहां पर इन डिग्री है 1 एंड आउट डिग्री है यहां पर 1। इस केस में इन डिग्री है हमारे पास 2 लेकिन आउट डिग्री कोई भी नहीं है, तो इसलिए आउट डिग्री हमारे पास हो जाएगी 0। अब यही वाला एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में, इस तरीके से अगर हमारे पास ग्राफ प्रेजेंट है, उस केस में हम डिग्री कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ u इक्वल्स टू 2, यहां पर 2 एजेस गिवन है हमारे पास। डिग्री ऑफ v हो जाएगा हमारे पास 2 एजेस गिवन है। डिग्री ऑफ w की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर इनकमिंग और आउटगोइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, उस केस में हम इस तरीके से लेंगे, और अगर हमारे पास डायरेक्शन गिवन है उस केस में इस तरीके से निकालेंगे। आई थिंक अब सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक आपने डिग्री कैलकुलेट करना सीख लिया है, अब उसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 60 सेकंड का टाइमर है, सॉल्व कीजिए। मैम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है कुछ? यस मैम, आंसर इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन ए एंड सी। हम लोग 2-3 सेकंड और दे देते हैं, आई थिंक दे आर स्टिल सॉल्विंग। ओके सम स्टूडेंट्स सेड सी, सम आर सेइंग ए। ओके मैम यू कैन टेल द सॉल्यूशन नाउ। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व हो गई है। हम जीवन ग्राफ की बात कर रहे हैं। जीवन में डिग्री ऑफ ए क्या है? डिग्री ऑफ ए हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2, बी की हो जाएगी 2, सी इज 2, डी की क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, 4 नहीं 2 हो जाएंगे इस लूप से, ए की हो जाएगी 3, 4 और एक 5, तो यहाँ पर हो गई हमारे पास डिग्री ऑफ नोड डी इज 5, डिग्री ऑफ नोड एफ इज 3, डिग्री ऑफ नोड जी इज 2, एच की हो जाएगी हमारे पास 2, ई नोड की देखो हमारे पास 2 हो जाएंगे सेल्फ लूप से और 2 हो जाएंगे इसके पास एक नोड कनेक्टेड है, तो टोटल हो गई 4। तो जीवन के लिए हमारे पास टोटल डिग्री हो गई 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 4, तो टोटल हमारे पास निकल कर कितना आएगा 22। तो डिग्री ऑफ जीवन हो गया हमारे पास 22। मैम वन स्टूडेंट सेड कि डिग्री ऑफ डी 4 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ डी हम चेक कर लेते हैं। डिग्री ऑफ नोड डी यहां पर देखो क्या है, एक ये हो गई एच, एक ये हो गई एच, एक ये हो गई एच, 3 हो गई हमारे पास एच। अब एक है हमारे पास सेल्फ लूप, हमने अभी देखा था कि सेल्फ लूप के लिए हमेशा हम 2 लेते हैं, क्योंकि वो वहां से इनकमिंग भी होता है और आउटगोइंग भी होता है, आता भी है और जाता भी है, तो इसीलिए हमेशा डिग्री ऑफ सेल्फ लूप के लिए जो हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं वो हम 2 कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक अब ये क्लियर होगा कि डी नोड की डिग्री 5 क्यों है। अब हम G2 ग्राफ की देख लेते हैं, डिग्री क्या होगी। अब G2 के लिए हमारे पास दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों। तो अगर हम डिग्री ऑफ आउटगोइंग निकालते हैं नोड 1 की, तो आउटगोइंग में क्या हो जाएगा, एक ही आउटगोइंग है, एक इस सेल्फ लूप के लिए होगी और एक इसके लिए होगी, 2 हो गई।
प्लस एक इस साइड जा रही है, तो हमारे पास 3 हो गई डिग्री ऑफ आउटगोइंग फॉर नोड 1। अगर हम इनकमिंग की बात करेंगे फॉर नोड 1, तो इनकमिंग में कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 और 1 2, एक सेल्फ के लिए एंड एक नोड 2 से आ रही है। अगर हम इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे, सॉरी आउट डिग्री हम कैलकुलेट करेंगे नोड 2 के लिए, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी आउट डिग्री की, अगर हम बात कर रहे हैं 1 2 एंड 3। और इन डिग्री की अगर हम बात करेंगे नोड 2 के लिए, तो इन डिग्री कितनी हो जाएगी, हमारे पास एक ही आ रही है एच, तो 1 हो जाएगी। डिग्री ऑफ आउटगोइंग डिग्री ऑफ नोड 3 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आउटगोइंग की बात कर रहे हैं, सिंगल ही है 1। डिग्री ऑफ इन डिग्री ऑफ नोड 3 इक्वल्स टू एक ही एज आ रही है यहां पर, तो ये हो जाएगा 1। आउट डिग्री ऑफ नोड 4 इक्वल्स टू हम कैलकुलेट करेंगे, आउट डिग्री एक ही है, ये वाली एज जा रही है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इन डिग्री ऑफ नोड 4 इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, अच्छा अभी हमारे पास एक नोड और बचा हुआ है, आउट डिग्री ऑफ नोड 5 इक्वल्स टू 0 एंड इन डिग्री ऑफ नोड 5 इक्वल्स टू 1। अब हम टोटल सम करेंगे, कितना आएगा, 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि डिग्री ऑफ G1 है 22 एंड डिग्री ऑफ G2 हो जाएगा हमारे पास 16, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर है। कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मैम। ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ग्राफ के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, हमने लिमिटेड केसेस यहाँ पर लिए हैं, केसेस बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने लिमिटेड लिए हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या कहता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। के आपका डिफाइन करता है कंप्लीट ग्राफ, उसके साथ में हम लिखते हैं एन। एन डिफाइन करता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। के रिप्रेजेंट करता है कि ये कंप्लीट है, एन रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस का ये कंप्लीट ग्राफ है। अब कंप्लीट ग्राफ क्या करता है कि सपोज हमारे पास 2 नोड हैं, ग्राफ के अंदर जितने भी नोड प्रेजेंट हैं वो सब आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स शुड बी कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली 1 एज। अगर हमारे पास ये 2 नोड प्रेजेंट हैं तो इनके बीच में एग्जैक्टली 1 एज ही होनी चाहिए। अगर 2 एज प्रेजेंट होंगी तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। हमारे पास अगर सिंगल नोड है तो क्योंकि कोई एज ही नहीं है, आपस में कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कंप्लीट होगा विद नोड 1। अगर हमारे पास 2 नोड हैं और आपस में एक एज प्रेजेंट है तो ये होगा कंप्लीट ग्राफ विद नोड 2। अगर हमारे पास 3 नोड प्रेजेंट हैं और वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास K3। मींस आपके पास कंप्लीट ग्राफ प्रेजेंट है विद 3 एजेस। अगर हमारे पास 4 नोड प्रेजेंट हैं और वो आपस में अगर इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो ये कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक नोड है आपका 1 और दूसरा नोड है 2 जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए कंप्लीट बनाने के लिए हमारे पास ये इस तरीके से हर पेयर के बीच में एक सिंगल एज प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो कंप्लीट ग्राफ होगा। तो ये हो जाएगा आपका K4 जो कि कंप्लीट ग्राफ है। आई थिंक अब क्लियर होगा कंप्लीट ग्राफ में। कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो। मैम इट्स क्लियर। ओके नेक्स्ट आता है आपका One रेगुलर। student said no. I think she wants to say no doubt. Okay, ma'am, you can proceed. नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या कहता है, आपके पास ग्राफ के अंदर कितने भी नोड प्रेजेंट अगर हैं, सभी नोड्स की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ ईच नोड शुड बी इक्वल, हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तभी वो रेगुलर ग्राफ होगा। अगर हमारे पास ये इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है, और हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं, इस नोड की डिग्री आ जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, तो ये रेगुलर ग्राफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आ गई है डिग्री और यहाँ पर 3 आ गई है। अगर हम इस तरीके के ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये रेगुलर है, क्योंकि हर नोड की डिग्री 2 है।
ठीक है, तो रेगुलर ग्राफ क्या कहता है कि हर नोड की डिग्री इक्वल होगी तभी वो रेगुलर ग्राफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास साइकिल। एक साइकिल वाला केस क्या कहता है कि सपोज फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये नोड है 4, जिसमें पहला है V1, V2, V3 एंड V4, और हमारे पास ये कनेक्टेड है इस तरीके से। मैम देयर इज अ डाउट, ऑल नोड्स शुड बी कनेक्टेड इन रेगुलर ग्राफ। नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। रेगुलर ग्राफ में सिर्फ एक ही चीज है कि हर नोड की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। कंप्लीट ग्राफ ये कहता है कि हर नोड आपस में कनेक्टेड होना चाहिए विद सिंगल एज, एग्जैक्टली वन एज से कनेक्टेड होना चाहिए। बट रेगुलर ग्राफ में ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि हर नोड आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। वहां कंस्ट्रेंट है कि हर नोड की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा साइकिल चल रहा था। साइकिल क्या कहता है कि आपके पास अगर ग्राफ में 4 नोड प्रेजेंट है, ठीक, और हमने स्टार्ट किया V1 और V2 के बीच में एक एज है, V1 और V2 के बीच में एक एज है, V2 एंड V4 के बीच में एक एज है, V4 एंड V3 के बीच में एक एज है, एंड V3 एंड V1 के बीच में एक एज है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर खत्म होना चाहिए, तब वो साइकिल बनती है। जिस नोड से हमने स्टार्ट किया है, आइदर इन डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ, अगर आपने जिस नोड से स्टार्ट किया है उसी नोड पर वो एंड होना चाहिए, तब वो साइकिल प्रेजेंट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड है V1, V2 एंड V3, और डायरेक्शन हमें इस तरीके से गिवन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, V1 और V2 के बीच में एक एज है, ओके, V2 एंड V3 के बीच में एक एज है, ओके है, V3 एंड V1 के बीच में भी एक एज है, ओके है। दैट मीन्स V1 से स्टार्ट हुआ एंड V1 तक पहुंचा, तो ये साइकिल प्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरे पास इस तरीके से ग्राफ है कि V1 से एक एज जारी है V2 पर, V3 से एक एज जारी है V1 पर, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अगर अब ये चेक करते हैं, हमने स्टार्ट किया V1, V2, क्योंकि एज है V1 और V2, तो V1 और V2 आ गया। V2 से V3 कोई एज नहीं है। अब हम देखते हैं V3 से V1, दूसरा नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेपरेट V3 से V1। अब यहाँ देखो, इसके अंदर स्टार्टिंग क्या था V1 और एंडिंग क्या है V2, यहाँ पर स्टार्टिंग क्या है V3 और एंडिंग क्या है V1, इसलिए ये साइक्लिक ग्राफ नहीं है, नो साइकिल इज प्रेजेंट इन दिस ग्राफ। मैम देयर इज वन डाउट दैट ऑल नोड्स शुड बी इंक्लूडेड इन साइकिल। हाँ देखो, अगर हमारे पास ग्राफ है इस तरीके से, एक नोड है, ये हमारे पास 4 नोड हैं A, B, C एंड D, और हमारे पास ये कनेक्टेड है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, और ये यहां पर जा रहा है। तो इस केस में हमारे पास A, B पहली एज हो गई, A, C एंड D, और अगर हमारे पास इस तरीके से एक और एज है A, C, D, A, तो ये तो साइकिल प्रेजेंट कर रहा है, बट ये साइकिल प्रेजेंट नहीं कर रहा है। इस केस में हम इस ग्राफ को साइक्लिक ग्राफ नहीं बोलेंगे, बट यस, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास साइकिल प्रेजेंट है। आई थिंक वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो पूछा गया था। यस मैम। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आता है आपका व्हील। व्हील, अच्छा एक चीज और साइकिल में इंपॉर्टेंट है, हमारे पास n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हमेशा होगा, तभी हमारे पास साइकिल प्रेजेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रेजेंट है ग्राफ, जिसमें हमारे पास एक वर्टेक्स है U, सिंगल वर्टेक्स है, कोई साइकिल प्रेजेंट ही नहीं हो सकती, इसलिए n इक्वल्स टू 1 के लिए ये नहीं चलेगा। अब देखते हैं 2 के लिए, U और V, एक एज प्रेजेंट है, अब यहाँ पर भी कोई साइकिल नहीं बन सकती है, इसलिए भी यहाँ पर भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी n इक्वल्स टू 2 के लिए। बट हमने n इक्वल्स टू 3 के लिए अगर चेक किया तो साइकिल प्रेजेंट हो सकती है, इसलिए हमेशा साइकिल होती है n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है व्हील। हमेशा
वी जो आपके पास साइकिल प्रेजेंट है हमने सी से रिप्रेजेंट किया है एंड एन डिफाइन करा है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस सी ऑफ एन से, और साइकिल से ही आपका बनेगा व्हील ग्राफ। जैसे हमारे पास 3 नोड हैं ए, बी और सी, और तीनों इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये साइकिल बना रहा है। तो इसके बीच में हमने एक नोड ऐसा इंसर्ट किया है डी, जो कि आपस में कनेक्ट कर रहा है बाकी सारे नोड्स को, तब ये डी की वजह से ये बन गया व्हील, बिकॉज ऑफ डी नोड ये बन गया व्हील। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 4 नोड हैं A1, B1, C1 एंड D1, और ये साइकिल प्रेजेंट कर रहा है, अगर तभी व्हील बनेगा अगर साइकिल प्रेजेंट होगी। साइकिल प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नया नोड इंसर्ट कर दिया, फॉर एन एग्जांपल ई हमने नोड इंसर्ट कर दिया, और वो इस तरीके से कनेक्टेड होगा चारों नोड्स के साथ में, तब ये प्रेजेंट कर रहा है व्हील। आई थिंक साइकिल और व्हील में कोई डाउट होगा नहीं, अगर है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है स्टूडेंट तो पूछ कर दो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इज आस्क फॉर रिपीट, एक बार आप और दोबारा से बता दीजिए। व्हील हम वापस से देख लेते हैं कि व्हील क्या होता है। देखो हमारे पास सपोज, हमेशा एक चीज ध्यान रखने वाली बात है व्हील के अंदर कि साइकिल प्रेजेंट होनी चाहिए, साइकिल से ही आपका व्हील बनेगा, विदाउट साइकिल आपका व्हील नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज व्हील। हमारे पास सपोज एक साइकिल प्रेजेंट है C3 और साइक्लिक ग्राफ है C3। C3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 3 नोड रहेंगे, पहला नोड, दूसरा नोड और तीसरा नोड, A, B एंड C। अगर C3 है, साइक्लिक है, दैट मीन्स कि वो साइकिल प्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये नोड ये कहता है, व्हील क्या कहता है कि हम एक नया नोड ऐसा इंसर्ट करें जो आपस में सारे वर्टेक्स को कनेक्ट कर दे सिंगल एज से। जैसे हमने ये इंसर्ट किया अगर D, तो वो A से भी कनेक्टेड हो, B से भी कनेक्टेड हो और C से भी कनेक्टेड हो, उस केस में हम इसको बोलेंगे व्हील। बाय एडिंग नोड D हमारे पास एक व्हील बन गया है, व्हील ग्राफ बन गया है बाय एडिंग अ नोड D। फॉर एन अनदर एग्जाम्पल, हमारे पास C4 एक साइकिल प्रेजेंट है, C4 का मतलब है हमारे पास 4 नोड है, ABCD हमारे पास 4 नोड हैं, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक के लिए दैट मीन साइकिल प्रेजेंट होनी चाहिए, साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसे व्हील बनाने के लिए टू क्रिएट अ व्हील ग्राफ हमने इंसर्ट किया एक नोड E। अब ये E नोड कनेक्टेड होना चाहिए नोड A से, B से भी, C से भी और D से भी, तब ये बन गया व्हील। आई थिंक अब क्लियर होगा। कोई डाउट है अभी तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। Ma'am, there is one doubt. If for n is equals to 2, there are two directed edges from 1 to 2 and 2 to 1, then it is cyclic graph or not? हाँ, साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ होगा ये, अगर ये है तो ये होगा साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। आप इसको साइक्लिक ग्राफ नहीं बोलोगे, साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ बोलोगे। इसलिए हमने यहाँ पर साइकिल जब लिखा है तो कुछ नहीं लिखा है, एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पर कि चाहे वो डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, उस केस में हमेशा ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर ये डायरेक्टेड है तो ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। कोई और डाउट है तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। Ma'am, no doubts received yet. You can proceed. ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, 60 सेकंड का टाइमर है आपके पास।
Most of the students says A. ओके, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कंप्लीट ग्राफ, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चेक कर लेते हैं कैसे आया है. हमारे पास 4 ऑप्शन थे, ये तो हो ही नहीं सकता. पहला ये वाला ऑप्शन देखते हैं. हमारे पास सपोज 4 नोड्स का एक कंप्लीट ग्राफ है, तो इसके अंदर कितने एजेस प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से होना चाहिए. टोटल एज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें पुट करके देखते हैं. एन की वैल्यू है 4 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. इसके लिए चेक करते हैं हम. एन है हमारे पास 4 इंटू 4 + 1 इज 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10. हमारे पास यहाँ कितनी प्रेजेंट थी, 6. तो ये भी गलत हो गया. अब इसके लिए चेक करते हैं. यहाँ पर 4 इंटू 4 - 1 इज 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी थी, 6. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं. अगर है तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सब ग्राफ. अभी तक हमने ग्राफ जान लिया कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें हमने देख लिया. अब आता है सब ग्राफ. सब ग्राफ क्या कहता है, जो हमारे पास ग्राफ प्रेजेंट है जी, उस ग्राफ से ही हम बनाते हैं एक सब ग्राफ. हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है वी और ई से. हमने नया सब ग्राफ बनाए हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एच से, और हमने वर्टिसेस रिप्रेजेंट किए हैं वी डैश एंड ई डैश से. तो सब ग्राफ क्या कहता है, हमारे पास जितने भी वर्टिसेस का सेट रहेगा वो सबसेट होगा वी का, एंड एजेस का जो सबसेट है, एजेस भी सबसेट रहेगी हमारे ओरिजिनल ग्राफ से. तो हमारा सब ग्राफ बनेगा. मतलब क्या है, हमारे पास एक ग्राफ है जी जिसके अंदर V और E आपका रिप्रेजेंट कर रहा है. V है आपके पास U, V एंड W, और E है आपके पास U, V, पहली एज ये रिप्रेजेंट कर रही है. दूसरा है V, W, ये सेकेंड एज है, और थर्ड है हमारे पास W, U. तो हमारे पास ये सेट गिवन है फॉर ग्राफ G. अब हम चेक करते हैं सब ग्राफ H1. H1 सबसेट होना चाहिए V डैश और E डैश. अगर है तो V डैश सबसेट होना चाहिए V का. तो V डैश के अंदर क्या क्या है, U, V, W, तीनों चीजें हैं, तो दैट इज ओके. हम E डैश के लिए चेक करते हैं. हमारे पास पहली एज है U, V, ठीक है, ये प्रेजेंट है. V, W प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये सबसेट हो गया इसका, करेक्ट है, ये सब ग्राफ है. अब हम H2 के लिए चेक करते हैं. H2 हमारे पास हो जाएगा V डबल डैश E डबल डैश, और आप V डैश E डैश भी ले सकते हो. V डबल डैश हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, U एंड V, U और V, जो कि सबसेट है हमारे पास ओरिजिनल V का. E डबल डैश अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल करके, एक ही एज प्रेजेंट है U, V, करेक्ट है, जो कि सबसेट है हमारे पास E का. तो ये भी हमारा सब ग्राफ है. तो हमारे पास क्लियर है कि सब ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, कि जो भी सब ग्राफ आप बनाओगे वो सबसेट होना चाहिए ओरिजिनल ग्राफ का, तब वो हमारा सब ग्राफ बनेगा. ठीक. अब हमारे पास एक नई सिचुएशन आती है, इफ G इक्वल्स टू G1 एंड G2. हमारे पास सब ग्राफ है, अगर सब ग्राफ है हमारे पास G1 एंड G2 और ओरिजिनल ग्राफ है G, और कंडीशन लगा रहे हैं G इक्वल्स टू G1 यूनियन ऑफ G2. उस केस में हमेशा E रहेगा E1 यूनियन E2, एंड V रहेगा V1 यूनियन V2 हमेशा. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास G1 है, G1 का जो V1 है, V1 E1 रहेगा, तो V1 हमारे पास आ जाएगा U, W, एंड E1 आ जाएगा हमारे पास
U कॉमा W। G2 निकालते हैं, G2 हमारे पास V2 कॉमा E2 रहेगा, V2 रहेगा हमारे पास W कॉमा U, सॉरी W कॉमा V, एंड E2 रहेगा हमारे पास, एक सिंगल एच प्रेजेंट है, W कॉमा V। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे, G1 यूनियन G2 अगर आप करते हो तो क्या आएगा आपके पास, U कॉमा W, ये आएगा आपके पास निकलकर V1 यूनियन V2 कॉमा E1 यूनियन E2। अब यहां पर क्या चेक करते हैं, V1 यूनियन V2 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या आएगा, U V एंड W। अगर हम E1 यूनियन E2 कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल्स टू E, तो हमारे पास क्या आएगा, एजेस UW एंड WV विच इज इक्वल्स टू E। अब अगर हम इस ग्राफ G को चेक करेंगे, इस वाले ग्राफ के लिए V क्या है हमारे पास, U V एंड W, और E क्या है हमारे पास, UW एंड WV। मैच कर रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट है। ये जो सिचुएशन थी हमारे पास, जो कंडीशन हमने लगाई थी, ये सेटिस्फाई हो रही है। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। One student said clear. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी पर जो भी हमने सब ग्राफ पढ़ा है, इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, ये ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। Student said answer B. ओके, 4 to 5 students said A. अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। अब कैसे आएगा, हमारे पास दिया हुआ है जो गिवन है, लिस्ट ऑफ सब ग्राफ। हर सब ग्राफ के अंदर हमारे पास 4 नोड प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है सब ग्राफ है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये और ये। सब ग्राफ के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी कि सबसेट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए वो सबसेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, तब हमारा सब ग्राफ बनता है। हमने चेक कर लिया, सभी के अंदर 4 हैं, 4 नोड प्रेजेंट है। 4 नोड अगर सब ग्राफ के अंदर प्रेजेंट है, तो ओरिजिनल ग्राफ के अंदर मिनिमम कितने वर्टिसेस होने चाहिए, 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा 5। आई थिंक क्लियर है। हमारे पास ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम 4 की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये हमारे पास सब ग्राफ गिवन है, तो फिर हमने इसको ग्राफ क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो सब ग्राफ के लिए कंडीशन होती है कि सबसेट होना चाहिए। तो हमारे पास इसके अलावा भी एक और होना चाहिए, जो हमने एज्यूम कर लिया कि सिंगल वर्टेक्स अवेलेबल है। ये हो गया गलत ऑप्शन। 5 के लिए हमने चेक कर लिया है। 16 की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो ये सारे सब ग्राफ दिए हुए हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि सबसेट अगर हम चेक करें ओरिजिनल का, मिनिमम की बात की, और अगर हमने, तो ये 16 नहीं हो सकता, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगेन कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमारे पास ऑप्शन है लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बी। कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। मैम
रिपीट, वन स्टूडेंट आस्क फॉर रिपीट। एक बार फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे आया हमारे पास आंसर 5। देखो हमारे पास मिनिमम वर्टिसेस का क्वेश्चन था, ठीक है। मिनिमम वर्टिसेस क्या कह रहा है कि मिनिमम, सब ग्राफ क्या कहता है, सब ग्राफ की कंस्ट्रेंट ये होता है कि वो सबसेट होना चाहिए, सबसेट ऑफ ग्राफ। और हमारे पास दूसरा कंस्ट्रेंट है मिनिमम। दो चीजें हैं, सबसेट के लिए हमारे पास 4 नोड आ गए निकल करके, ये बोल रहा है 1 2 3 4, हर सब ग्राफ में प्रेजेंट है 4 नोड। मिनिमम की बात कर रहे हैं, अगर ये सबसेट है तो हमारे पास ग्राफ है G V E, सब ग्राफ हो गया H1 जिसमें हमारा निकाला V1 E1, जिसके अंदर हमारे पास 4 नोड प्रेजेंट हैं। ये H2 हो गया, ये H3 हो गया, ये H4 हो गया, और हमने H5 एज्यूम किया कि एक ऐसा नोड प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारे पास सिंगल V है, जिसमें हमारे पास V है 1 और E है हमारे पास 0। उस केस में क्या होगा कि टोटल जब हम G निकालेंगे, H1 यूनियन H5 जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास निकल कर आ रहे हैं 5। तो हमारे पास मिनिमम वर्टिसेस कितने हो गए ग्राफ G के लिए 5। आई थिंक ये क्लियर होगा अब। मैम वन स्टूडेंट सेड लास्ट वाली इमेज में 5 एजेस हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लास्ट वाली एजेस में हमारे पास G है, हमारे पास V इक्वल्स टू E 4 4 4 एंड यहाँ पर है 5। 5 केस में क्या है, H1 आ गया आपका V1 E1 इक्वल्स टू वर्टिसेस है यहाँ पर हमारे पास 5। हमारे पास एक और अनदर है सब ग्राफ, सपोज H5, उसके अंदर V5 और E5 हमारे पास गिवन है। V5 हमारे पास है 0, दैट मीन्स जो ग्राफ प्रेजेंट है उसमें कोई नोड नहीं है। इसके अलावा उस केस में जब हम इसका यूनियन करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वर्टिसेस कितने आएंगे 5, तब भी हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 5। 0 से कम हम कुछ नहीं ले सकते हैं, तो आप चेक कर लो यहाँ पर मिनिमम हमारे पास 0 और 1 ही है। तो इस केस में हमने 1 नोड ऐड किया, इस केस में एज्यूम किया 1, इस केस में एज्यूम किया 1, लेकिन इस वाले केस में हमने एज्यूम किया 0, तब भी हमारा 5 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा आंसर रहेगा 5। आई थिंक आप कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। वन स्टूडेंट सेड एजेस से यूनियन देख लेंगे, तो आई डोंट मैम आप आगे। ओके मैम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है। टर्मिनोलॉजी के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन। किसी भी ग्राफ को चाहे वो डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंसिडेंस मैट्रिक्स के थ्रू एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू। इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या कहती है, जब हमारे पास इंपॉर्टेंस है एज की, हमारे पास कोई भी ग्राफ अगर है उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंस है एज की, हमारे पास एज गिवन है E1 E2 एंड E3, अगर हमें एज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ को इंसिडेंस मैट्रिक्स से। बट अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है V1 V2 एंड V3 की, दैट मीन्स हमारे पास वर्टिसेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस केस में हम रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू या फिर एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू। तो हमारे पास किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड हो गए। पहला हो गया इंसिडेंस मैट्रिक्स, दूसरा हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तीसरा हो गया एडजेसेंसी लिस्ट। आगे बढ़ते हैं कि अब ये इंसिडेंस मैट्रिक्स या एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट है क्या। हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या कहती है कि कोई भी ग्राफ है ये, ठीक, उसके अंदर वर्टिसेस हैं V1 से Vn तक, एजेस हैं E1 से EM तक। उस केस में हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपकी V बाय E की। यहां पर आएंगे आपके V, V1, V2 और V3 जो भी हैं, और यहां पर आएंगे आपके E1, E2 जितने भी आपके पास एजेस गिवन है। अगर V1 और E1 के बीच में एज प्रेजेंट है,
V1, V2 एंड V3 एंड एक और नोड ले लिया V4। अगर हमारे पास V1 और V2 के बीच में एज है, सॉरी V1 और E1, V1 और V2 के बीच में एज प्रेजेंट है E1, उस केस में आ जाएगा 1। V1 और V4 के बीच में है E4, तो V1 के रेस्पेक्ट में जो E4 रहेगा वहां पर आ जाएगा 1, बाकी सब आ जाएंगे 0। When HEJ is incident with VI, उस केस में आपका आ जाएगा 1, अदरवाइज रहेगा 0। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक ग्राफ गिवन है ये U, V एंड W, और हमें इसे इंसिडेंस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है। इस केस में हमने यहां पर ले लिए U, V एंड W। एजेस हो गए हमारे पास E1, E2 एंड E3। अब U जो कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है E1 भी है और E2 भी है, तो E1 और E2 पर आ जाएगा 1, क्योंकि E3 कनेक्टेड नहीं है इसलिए E3 पर आ जाएगा 0। सेम नोड लेते हैं V, यहां से कनेक्टेड है E1 एंड E3, तो यहां पर E1 और E3 के लिए आ जाएगा 1 एंड E2 के लिए आ जाएगा 0। W नोड है, उसके लिए E2 एंड E3 कनेक्टेड है, E2 एंड E3 पर आ जाएगा 1 और E1 पर आ जाएगा 0। तो ये हमारी हो गई इंसिडेंस मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट कर रही है इस ग्राफ को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन 60 सेकंड का टाइमर है, क्वेश्चन करो सॉल्व। No answer received yet. I think students are still solving. ओके, आंसर आपका ये आएगा, आप चेक कर लीजिएगा अपनी अपनी मैट्रिक्स पर जिसने सॉल्व किया है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अगर किसी का मैच नहीं होता है तो आप डिस्कस कर लेना। यहाँ पर अगेन इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी ग्राफ है G, उस ग्राफ के लिए हम यहाँ लिखेंगे नोड्स A, B, C, D, E एंड F। एजेस है हमारे पास E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7। अब देखो A और B के बीच में है E1, तो 1 रहेगा E1 के लिए। A से कनेक्टेड है E7, तो हमारे पास E7 पर आ जाएगा 1, बाकी सब जगह रहेगा 0, क्योंकि कोई और एज कनेक्टेड नहीं है E1 से, नाइदर इनकमिंग नाइदर नॉर आउटगोइंग। अब B नोड के लिए देखते हैं, हमारे पास E1 है और E2 है, बाकी कुछ नहीं है, तो B के लिए E1 पर रहेगा 1 और E2 पर रहेगा 1, बाकी सब जगह रहेंगे 0। नोड C के लिए चेक करते हैं। C में क्या है आपके पास? E2, E3, E5 एंड E6, E2, E3, E5 एंड E6, बाकी सब 0 हो जाएंगे। हम नोड D के लिए चेक करते हैं, उसके पास है E3 एंड E4, E3 एंड E4, बाकी सब है 0। E के लिए चेक कर लेते हैं, E4 एंड E5, E पर है आपके पास E4, E5, बाकी सब है 0। F के लिए चेक कर लेते हैं E7 एंड E6, F के लिए चेक कर लेते हैं E7 एंड E6, बाकी सब हो जाएंगे 0। तो ये हो गई आपकी। स्टूडेंट आस्किंग डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा क्या? नहीं, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में भी हमारे पास एजेस 2 जगह, हर नोड के लिए 2 जगह काम आती हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री के लिए।
तो इसलिए हमारे पास डायरेक्शन मैटर नहीं करती है इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए। इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए आगे बढ़ते हैं। मैम किसी का कुछ डाउट आया है? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। जैसे हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स में देखा कि हम कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर थे आपके नोड और यहाँ पर आए थे आपके एजेस। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमेशा मैट्रिक्स बनेगी नोड बाय नोड की, हमेशा आपकी मैट्रिक्स बनेगी नोड बाय नोड की। अब किसी भी दो नोड्स के बीच में अगर एज प्रेजेंट है तो आएगा 1, ए बी और सी। अगर एज प्रेजेंट है ए और बी के बीच में, ए बी सी, ए बी सी, अगर एज प्रेजेंट है तो आएगा 1, एज प्रेजेंट नहीं है तो आएगा 0। यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है। अगर डायरेक्शन है ए से बी के लिए तो ए से बी पर आएगा 1, बट बी से ए पर आएगा 0। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास 3 नोड्स हैं U, V, W, U, V एंड W। U से U सेल्फ नहीं है तो 0, U से V गिवन है 1, U से W गिवन है 1, V से U गिवन है 1, V से V नहीं है, V से W है। W से U प्रेजेंट है 1, W से V प्रेजेंट है बट W से W प्रेजेंट नहीं है। बट अगर यही चीज हमारे पास डायरेक्शन में होती, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए होती, वहां पर हमारे पास डायरेक्शन मैटर करेगी। अगेन यहां पर है U, V, W और यहां पर हमारे पास गिवन है डायरेक्शंस। U से V तो आएगा 1, U से W भी आएगा 1, U से U कोई गिवन नहीं है तो 0, V से U कोई एज प्रेजेंट है, V टू U नहीं गिवन है तो आएगा 0, V से V गिवन है नहीं है, V से W गिवन है तो आएगा 1, W से U गिवन है नो, W से V गिवन है नहीं, तो और W से W है नो, तो इसलिए आ गया ये 0। तो यहां पर एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास डायरेक्शन मैटर करती हैं। आई थिंक क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है मैम, इंसिडेंस मैट्रिक्स की डेफिनेशन में अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी दे रखा है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिलेटेड टू द लास्ट स्लाइड। Let G equal to V comma E be an undirected graph. Suppose that V1 up to Vn are the vertices, E1 up to Em are the edges of G. Then the incidence matrix with respect to this ordering of V and E is the n by m matrix where m equals to 1 and m equals to 0. तो डायरेक्शन आप ये कह रहे हैं कि डेफिनेशन में अनडायरेक्टेड ग्राफ लिखा है, ठीक है, आप यही सेम डेफिनेशन अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए लिख दीजिए। G equals to V comma E be an directed graph. Suppose that V1, V2, V3 up to Vn are the vertices and E1 up to Em are the edges of G. Then the incidence matrix with respect to this ordering of V and E is the n by m matrix where mij equals to 1 when edge ej is incident with V1, otherwise 0. ठीक है, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में कभी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। ठीक है, अगर डायरेक्शन गिवन होगी ए से बी, E1 पर आ गया 1, बी से ई, अब डायरेक्शन यहाँ पर क्या गिवन थी, ए से बी डायरेक्शन गिवन थी। ठीक है, ए से बी तो 1 आएगा ही आएगा। यहाँ पर बी से ए डायरेक्शन गिवन नहीं थी, लेकिन उस केस में भी 1 आएगा क्योंकि एस तो कनेक्टेड है आइदर इन डिग्री की फॉर्म में या आउट डिग्री की फॉर्म में। आई थिंक ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। यस मैम, यू विल प्रोसीड। अगर कोई और फर्दर डाउट होगा शी विल आस्क लेटर, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मैम क्या हम थोड़ी देर के लिए पॉज करके अटेंडेंस ले सकते हैं? या श्योर मैम। ओके स्टूडेंट्स, आप फटाफट से अपने, आपके पास 5 मिनट से अपने रोल नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। सीक्वेंस में सब लोग रोल नंबर लिखिएगा प्लीज, और उसके बीच में कोई और मैसेज मत पोस्ट कीजिएगा। फटाफट से अपने रोल नंबर्स लिख दीजिए।
फटाफट लिखिए बेटा। I think Rannes is done, ma'am. You can start. ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडजेसेंसी लिस्ट। तीन मेथड देखे थे हमने, इंसिडेंस मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। इस केस में क्या होगा कि जो भी नोड है हैज अ लिस्ट ऑफ विच नोड इट इज एडजेसेंट। फॉर एग्जांपल यू है, वी है और डब्ल्यू है। तो यू के रेस्पेक्ट में क्या क्या कनेक्टेड है, वी एंड ई। वी के रेस्पेक्ट में कनेक्टेड है यू एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कनेक्टेड है यू एंड वी। ये हो गई आपकी एडजेसेंसी लिस्ट। अब जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसकी फाइंड करनी है, आपके पास 60 सेकेंड्स है। हमारे पास करेक्ट आंसर है ये, अपनी अपनी मैट्रिक्स से मैच कर लेना। अब चेक कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया है हमने ये। हमारे पास अगेन यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ नोड्स ही रहेंगे, एजेस नहीं रहेगी, रो के लिए भी एंड कॉलम के लिए भी। अब हमने बोला था यहाँ पर एज का डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। ए से ए कोई लूप है नहीं है तो 0 आ गया। ए से बी गिवन है E1 तो यहाँ 1 आ जाएगा। ए से सी गिवन है नहीं, ए से सिर्फ हमारे पास एक ही एज जा रही है तो बाकी सब रहेंगे 0। बी के लिए चेक करते हैं, बी से हमारे पास एज जा रही है सी के लिए, बाकी कोई भी एज नहीं है तो बाकी सब हो जाएंगे 0। सी से चेक कर लेते हैं, सी से हमारे पास एफ की साइड में एक एज जा रही है, एफ की साइड में है और डी की साइड में है, एफ एंड डी, बाकी सब हो जाएंगे 0। डी के लिए चेक करते हैं, डी से हमारे पास सिर्फ सिंगल एज जा रही है ई की साइड में तो ई रहेगा 1, बाकी सब हो जाएंगे 0। ई से चेक कर लेते हैं, ई से जा रही है हमारे पास सी की डायरेक्शन में तो सी के लिए हो जाएगा 1, बाकी सब के लिए हो जाएंगे 0। एफ के लिए हमारे पास जा रहा है ए के डायरेक्शन में, ए के लिए 1 हो जाएगा, बाकी सबके लिए 0। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडजेसेंसी लिस्ट फाइंड करनी है आपको। तो हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट देख लेते हैं, चेक कर लेना आप लोग, मैच कर लेना। ए है हमारे पास, G1 की बात करते हैं पहले। ए से कनेक्टेड है आपका बी एंड ए से क्या कनेक्टेड है, सिर्फ बी, डायरेक्शन की बात अगर हम करें। बी से कनेक्टेड है सी, सी से कनेक्टेड है डी एंड एफ।
डी से कनेक्टेड है ई, ई से कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है सी, एफ से कनेक्टेड है ए। अब G2 की बात करते हैं, जब हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। ए से कनेक्टेड है बी एंड एफ, बी से कनेक्टेड है ए एंड सी, ए और सी, सी से कनेक्टेड है बी डी ई एंड एफ, बी डी ई एंड एफ, डी से कनेक्टेड है सी एंड ई, सी एंड ई, ई से कनेक्टेड है सी एंड डी, सी एंड डी, एफ से कनेक्टेड है सी एंड ए। आई थिंक इसमें कोई डाउट होगा नहीं, अगर है तो पोस्ट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम इट्स क्लियर, यू कैन प्रोसीड नाउ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में इंपॉर्टेंट टर्म आती है पाथ। किसी भी पेयर के बीच में, किसी भी दो नोड्स के बीच में हमारे पास जो एजेस का सीक्वेंस चलता है, उस सीक्वेंस को बोलते हैं पाथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नोड है U, दूसरा नोड है हमारे पास V, और इसके बीच में हमें कैलकुलेट करना है एक पाथ। तो पाथ कैसे निकल कर आएगा? U से 1 एक एज गई E1, 1 से 4 एक दूसरी एज आ गई, 4 से 5 एक तीसरी एज आ गई, 5 से U एक नेक्स्ट एज आ गई। तो सीक्वेंस ऑफ E1, E2, E3, E4 इज कॉल्ड द पाथ एंड दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी। अब हमारे पास दो तरीके की कनेक्टिविटी होती है, स्ट्रांगली कनेक्टेड एंड वीकली कनेक्टेड। स्ट्रांगली कनेक्टेड क्या बोलता है? अगर हमारे पास A टू B कोई भी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो B टू A भी पाथ होना चाहिए, तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा, अदरवाइज वीकली कनेक्टेड होगा। क्लियर है? आप चेक कर लेते हैं हमने इस वाले ग्राफ को स्ट्रांगली कनेक्टेड क्यों बोला है और इसको वीकली कनेक्टेड क्यों बोला है। सपोज ये है हमारे पास, सपोज ये नोड है हमारे पास, एक A, ये है B और C। A टू C हमारे पास गिवन है, C टू B हमारे पास गिवन है, B टू A हमारे पास गिवन है। मैं जा रही हूं इसके अंदर A टू C, ठीक है? तो क्या मैं घूम फिर के C टू A जा पा रही हूँ या नहीं? A टू C तो मैं इजीली जा सकती हूँ इसके थ्रू। अब मुझे चेक करना है C टू A के लिए। C टू A के लिए पाथ एक्सिस्ट कर रहा है C, B एंड A, ओके है, इसलिए हमने इसको स्ट्रांगली कनेक्टेड बोला है। इस वाले केस में देख लेते हैं, हमारे पास नोड है A, B एंड C। A टू C में जा सकती हूँ, ओके। अब C टू A के लिए देखना है पाथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। C टू B, बट B टू A पाथ नहीं है, B टू A पाथ नहीं है, इसलिए ये वीकली कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। आई थिंक ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो टाइप रहते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्राफ एंड प्लेनर ग्राफ। पहला है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ के लिए हमारे पास हमेशा सिचुएशन रहती है, इफ ग्राफ G1 एंड ग्राफ G2, पहला ग्राफ है G1, दूसरा ग्राफ है G2, अगर दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, तब हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स इन ग्राफ G1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स इन ग्राफ G2 एंड number of edges in graph G1 must be equals to number of edges in graph G2 plus degree sequence of G1 and G2 are same. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो ग्राफ है G1 एंड G2, हमें चेक करना है आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। उसके लिए हमें चेक करना होगा पहले नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स V ऑफ G1 इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, V ऑफ G2 इक्वल्स टू 4, करेक्ट है। E ऑफ G1 चेक करना है हमें, 1 2 3 4, E ऑफ G2 इक्वल्स टू 4, ओके है। अब हमें चेक करना है डिग्री सीक्वेंस, 2 2 2 एंड 2। यहां पर भी चेक करते हैं 2 2 2 एंड 2, डिग्री भी इक्वल है, दैट मींस G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ टू ईच अदर and they both graphs are connected graph. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ कि कौन से ग्राफ आपस में कनेक्टेड है और कौन से ग्राफ आपस में कनेक्टेड नहीं है।
आइसोमॉर्फिक ग्राफ आपको फाइंड करने हैं G1, G2 एंड G3 से। Answer is fluctuating between B and C. B एंड C, ओके। तीन कंडीशंस होती हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए कैसे आएगा। देखो हमने बोला था कि पहले चेक करना है नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इसमें? V ऑफ G1 इक्वल टू 6। यहाँ पर E ऑफ G1 चेक करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं V ऑफ G2 इक्वल टू कितने हैं, 6। E ऑफ G2 इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर चेक करते हैं V ऑफ G3 इक्वल टू 6। E ऑफ G3 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके है। नेक्स्ट आता है डिग्री सीक्वेंस। जब आप डिग्री चेक करोगे सबकी 2 है डिग्री, 2, हर नोड की डिग्री 2 है, तो डिग्री सीक्वेंस में भी ये सारे नोड आपस में इक्वल हैं। यहां पर भी हर नोड की डिग्री 2 है। हमने यही 3 कंडीशन रखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, हमने बोला था ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। कनेक्टेड ग्राफ में देखो यहां पर पूरा कनेक्टेड है, G1 इज कनेक्टेड, G2 कनेक्टेड है, ओके है। लेकिन क्या G3 कनेक्टेड है? इज दिस कनेक्टेड? चेक करो 1 3 एंड 5 क्या किसी भी नोड से कनेक्टेड है? स्टूडेंट सेट फर्स्ट ग्राफ में U2 की डिग्री 3 है एंड U5 की भी। ओके, U2 की डिग्री 3 है एंड U5 की 3 है। ठीक है, अच्छा तो आंसर हमारा मिस हो गया यहाँ पर कि G1 की जो डिग्री है वो मैच नहीं कर रही है। डिग्री सीक्वेंस हमारा G1 का मैच नहीं कर रहा है विद G2 एंड G3। तो हमारा तो यहीं पर क्लियर है आंसर कि G1 तो किसी के साथ में कनेक्टेड आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो G1 तो आप हट ही गए। हमें चेक करना है G2 एंड G3 कनेक्टेड है या नहीं है आपस में। उसके लिए चेक करते हैं, यहाँ पर G2 में सबकी डिग्री 2 है, G3 में भी सबकी डिग्री 2 है, लेकिन G3 G2 आपका आपस में कनेक्टेड है, सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन G3 में सारे नोड आपस में कनेक्टेड नहीं है। रीजन है नोड 1 3 5 आपस में कनेक्टेड है एंड नोड 2 4 6 आपस में कनेक्टेड है। आपस में कनेक्टेड है लेकिन 1 3 5 एंड 2 4 6 के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये दो अलग अलग सब ग्राफ टाइप के बन जाएंगे इस तरीके से, जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये पूरा कनेक्टेड है आपस में, इसलिए G2 एंड G3 भी आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा कि नाइदर G1 एंड G2 कनेक्टेड है, आइसोमॉर्फिक है, ना ही G2 एंड G3 आइसोमॉर्फिक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या कहता है? कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें लाइंस आपस में, एजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो आपके प्लेनर ग्राफ होता है। इस ग्राफ को अगर प्लेनर बनाना है तो हमारे पास क्या रहेगा, इस तरीके से आपके पास ग्राफ बनकर आएगा। इस तरीके से दूसरी एज है हमारे पास ऐसे, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ये प्लेनर ग्राफ है। इस वाले केस में देखो V1 V2 एंड V3 आपस में सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम इसको दोबारा से ड्रॉ करके देखते हैं, V1 V2 एंड V3 V4 V5 एंड V6।
V1 ने कनेक्ट किया V4 को, देन V5 एंड V6, फिर V2 से हमने V4 को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, V2 से हमने V5 को कनेक्ट कर दिया, कैसे करोगे कनेक्ट, इस तरीके से, V2 से V6 को कनेक्ट कर दिया हमने इस तरीके से। अभी हमारा प्लेनर ग्राफ है, V3 से हमें V4 कनेक्ट करना है। अब V3 से V4 कनेक्ट कर सकते हो विदाउट इंटरसेक्टिंग एनी एज, नहीं हो पाएगा। हम यहां से बाहर जाएंगे तो ये इसको कनेक्ट इंटरसेक्ट करेगा, यहां से जाएंगे तो ये वाली एजेस को इंटरसेक्ट करेगा, तो दिस इज नॉट द प्लेनर ग्राफ। तो क्लियर है व्हाट इज प्लेनर ग्राफ, कि जहां पर कोई भी एज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो आपका प्लेनर ग्राफ होता है, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका प्लेनर ग्राफ नहीं होता है। इसलिए वेयर K4 और any graph which is greater, which have nodes greater than 4, उस केस में हमारे पास मिलता है नॉन प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ में कुछ कंडीशंस आती हैं कि हमारे पास कुछ रीजन्स बनते हैं, R1, R2, R3 एंड R4, जो भी क्लोज साइकिल बनती है उसको हम रीजन बोल देते हैं। पहली क्लोज साइकिल को हमने बोल दिया R1 रीजन, दूसरी क्लोज साइकिल को हमने बोल दिया R2 रीजन, थर्ड क्लोज साइकिल को बोल दिया R3 रीजन, और हमेशा एक आउटर साइड वाला रीजन रहेगा जिसको हम बोलते हैं R4 या कोई भी नेम। हमारे पास कुछ थ्योरम्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है, एवरी एज कनेक्ट्स टू वर्टिसेस। हमारे पास ये ग्राफ है U और V, एवरी एज कनेक्ट, हमेशा जो एज रहेगी वो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करेगी, इसलिए हमेशा डिग्री एक एज के लिए हमेशा, जब भी हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं ट्वाइस ऑफ दिस, क्योंकि U की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ U इक्वल्स टू 1 एंड डिग्री ऑफ V इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए हमारे पास टोटल डिग्री क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ एज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसका आपको प्रूफ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ थ्योरम्स देखनी है कि थ्योरम्स क्या कहती हैं। इस थ्योरम के बेसिस पर आपके पास कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ लो, अदरवाइज हम ये रिकॉर्डिंग तो आपके साथ शेयर हो ही जाएगी, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सेशन क्लोज करते हैं। No doubt received yet. So student, I guess this is the last class for your Capgemini. All the very best for your exam. So be concentrate, आप अच्छे से अपने एग्जाम कीजिएगा. All the very best, and this is all for our side for today. So thank you students. मोबाइल नंबर ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर हो चुके हैं, कोई डाउट है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। Okay, now you can leave the class, all of you.